आज हम लोग मिल रहे हैं शिक्षा पे बात करने के लिए। दरअसल ये कुछ समय से चल रहा था और ये भी ज़रूरी है देखना कि 29 जुलाई को 5 साल पूरे हुए शिक्षा नीति के। और हम सब क्योंकि शिक्षा में काम कर रहे हैं और अभी आपको ये भी बताया है कैसे हम लोग शिक्षा में काम करने, कितना हमारा लंबा सफ़र रहा है। और आपको ये भी ध्यान होगा कि हम जब साक्षरता में भी काम कर रहे थे तो हमारे लिए शिक्षा का मतलब क्या था? हमारे लिए मतलब कार्यक्रम के लिए हमारी शिक्षा, उस समय की शिक्षा नीति या हमारे साक्षरता कार्यक्रम की नीति हमको कहती थी कि जो पाउलो फ्रेरे एक शिक्षाविद रहे हैं और उन्हीं के शब्दों में कहती थी कि हम शिक्षा का मतलब ये है कि हम दुनिया को देख सके। पाउलो फ्रेरे कहते हैं कि रीडिंग द वर्ड नहीं है, रीडिंग द वर्ल्ड है। तो एक शब्द नहीं पढ़ रहे, हम दुनिया को कैसे पढ़ रहे हैं। और हमारे कार्यक्रमों के लक्ष्य में, ऑब्जेक्टिव्स में, सरकारी कार्यक्रमों में लिखा होता कि जब लोग समझ सके कि हमारी बदहाली के कारण क्या है और वो शिक्षा हमें सक्षम बनाए कि हम उन कारणों से जूझ सके। तो ये एक नई बात नहीं थी कि हमने 1990 में, 1980s के अंत में इस तरह का हमारी शिक्षा नीति, हमारा कार्यक्रम, हमें इस तरह के उद्देश्य हमारे सामने थे। हम जब देखते हैं कि आज़ाद होने से पहले भी जब शिक्षा पे लिखा जाता, शिक्षा का कार्यक्रम बनता, जब नई तालीम का कार्यक्रम बना था 1938 में, जिसको जाकिर हुसैन कमेटी हम बुलाते हैं, हम देश की पहली शिक्षा की नीति मानते हैं उसको, कि ये देश की आज़ादी के लिए, कि एक आज़ाद देश किस तरह की शिक्षा का की परिकल्पना बनाता है। और वो 1938 में बनी थी, जो आज सेवाग्राम है वहाँ के। हम, बल्कि मैं तो उस संस्था के साथ जुड़ी हूँ। हर साल हमारा कुछ ना कुछ वहाँ कार्यक्रम होता है और उसी भवन में बैठ के जहाँ वो नीति बनी थी, जब वो जाकिर हुसैन समिति की नीति बनी थी, तो एक रोमांचक सा एक एहसास होता है कि यहाँ पर ये सब बैठकर लोग जो शिक्षा में काम कर रहे थे, गांधी थे, जाकिर हुसैन थे, सैयद साहब थे, क्या समझते थे ये शिक्षा के बारे में। और तब से जब हम देखते हैं, क्योंकि मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के जो हमारा शिक्षा का संकाय है, वहाँ मैं पॉलिसी का ही एक पर्चा पढ़ाती रही हूँ इतने सालों से। तो जब हम पॉलिसी पढ़ते हैं, अक्सर स्टूडेंट्स कहते हैं कि पॉलिसी क्यों पढ़ रहे हैं, पॉलिसी का पर्चा का क्या मतलब, पेपर एक कोर्स है पूरा, पॉलिसी स्टडीज, तो क्यों हम पढ़ते हैं। और खासकर जो लोग बीएड के स्टूडेंट्स होते हैं, उनको लगता है हम तो टीचर बन रहे हैं, हमको पेडागॉजी पढ़ना चाहिए, करिकुलम के बारे में पढ़ना चाहिए, ठीक है थोड़ा इसका इतिहास पढ़ना चाहिए, नीति पढ़ के हम क्या करेंगे। और शुरू से, पहले दिन से जब हमारे स्टूडेंट सामने आते हैं, तो मेरे सामने यही हमेशा ये चुनौती रही है कि नीति का मतलब, या नीति की, क्योंकि जब जिस तरह कोर्स बने होते हैं वो बहुत ही बोरिंग होते हैं। एक साल में ये हो गया, अगले साल ये नीति बन गई, फिर ये नीति बन गई, इसमें ये लोग ने लिखा, मतलब इतने बिल्कुल ही तथ्य जैसे झाड़ दिए जाते और बस वो ऐसे ही झड़ जाते। तो क्या मतलब है नीति को पढ़ने का या नीति को समझने का। और मैं ये कहना चाह रही हूँ कि जैसे हमारी साक्षरता के कार्यक्रम में समझ थी शिक्षा को लेके कि ये केवल अक्षर या शब्द पढ़ना नहीं है, तो जो नवसाक्षर भी है, जो आ रहे हैं पहली बार, वहां भी किस तरह से शिक्षा का क्या माहौल बने, शिक्षा की परिचर्चाएं कैसे हो, सामग्री क्या बने। क्योंकि हमारे सामने प्राइमर्स होते थे जो स्टेट रिसोर्स सेंटर्स बनाते थे, और उनको लेके हमने बिल्कुल उनको परे कर दिया था, और हमने फिर किस तरह की सामग्री बनाई थी। कहने का मतलब यह है कि वो समझ सबसे पहले हमारी क्या है, वो केवल कुछ जानकारी झाड़ देना नहीं है कहीं भी किसी, चाहे वो एक युवक है या एक बच्ची है, वो केवल एक इंफॉर्मेशन नहीं है। पर नॉलेज और इंफॉर्मेशन में क्या अंतर है। हम भारत ज्ञान विज्ञान समिति हमारी संस्था का नाम है, पर हम इस ज्ञान को, विज्ञान को समझते कैसे। और हमारे लिए ये निरंतर एक
एक प्रक्रिया रही है। ये कोई ऐसी चीज नहीं जिसकी हमने एक परिभाषा दे दी और चल पड़े कि हाँ अब हम जानते हैं, और ये आज भी जरूरी है। तो मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि 5 साल शिक्षा नीति के हुए हैं। कितने लोग हैं जिन्होंने इसको एक समीक्षात्मक नजर से भी देखा है। बहुत लेख आए हैं न्यूज़पेपर्स में, लोग गदगद हो रहे हैं, आहा, जो भी चीज देखो वो शिक्षा नीति, ये ऐसी नीति है तो ऐसा आंदोलन ले आएगी, ये ऐसा चेंज हो जाएगा, क्या सुंदर लिखी। तो अक्षर को देख रहे हैं, सिर्फ उस नीति में लिखे हुए उन अक्षरों या शब्दों को देख रहे हैं, या उनके बीच में भी कुछ मायने निकाल रहे हैं? क्योंकि वो पैनी नजर चाहिए जो भी शिक्षा में काम कर, जो भी शिक्षा पे नजर डाल रहे, काम नहीं भी कर रहे, नजर भी डाल रहे, वो नजर पैनी हो। चाहे वो हमारे आसपास बच्चे अगर कुछ पढ़ रहे हैं, वो किताब पढ़ रहे हैं, हमारी नजर पैनी हो कि हम उस किताब पर नजर डालते देख सके कि ये क्या कह रहे हैं। आज जो नई किताब निकली है सोशल साइंस की, अगर हम 8वीं की देखते हैं तो एक नजर में दिखता है कि वैसा जहर पहले हमने कभी किसी किताब में नहीं देखा। और मैं बहुत गंभीरता से और जिम्मेदारी से ये शब्द इस्तेमाल कर रही हूँ। मैं ये नहीं कह रही कि ये गलत है, ये गलत है, ये निकाल दो, ये डाल दो, वो सब तो चलता है, चलेगा, चलना भी चाहिए, बदलाव आना चाहिए। हमने कैसी किताबें लिखी, हमने कभी जितनी अच्छी किताबें लिखनी चाहिए थी वो नहीं लिखी, तो अच्छी किताब किसको कहते हैं, वो भी नजर हमारी पैनी हो। हम जहां भी एक नागरिक है, जहां भी हम अभिभावक हैं, हम साथी हैं किसी भी कार्यक्रम में, हमारी वो नजर शिक्षा को लेके कितनी पैनी, ये हमारी जिम्मेदारी। तो ऐसा क्यों कि जब ड्राफ्ट ही आया था नीति का 2019 में, 445 पेज, 75 पेज या कुछ ऐसे था, तो जब ड्राफ्ट ही देखा तो मुझे एकदम मेरी नजर जब पड़ी जिस चीज पे, वो वाकई मुझे हैरान की जिस तरह से। तो मैं ये कह रही हूँ कि, और हमें विश्वास नहीं हुआ कि इस तरह से नीति ये कह रही है और ये करेगी, ये बन रही है। और ये कहने की भी कोशिश बहुत दिक्कत वाली थी कि हम ऐसा एक आयोग बनाएंगे, शिक्षा का आयोग उसमें तय हुआ था, शिक्षा का आयोग होगा, उसमें प्राइम मिनिस्टर चेयरपर्सन बनेंगे, उसमें ये करेंगे वो करेंगे। वही बहुत एक चिंताजनक चीज लगी जब हमको ड्राफ्ट में दिखा। खैर वो ड्राफ्ट तो, और एक चीज ध्यान रखना है कि ये जो स्ट्रैटेजी रही है इस सरकार की, ऐसे भारी भरकम ड्राफ्ट आप पे डाल दिए जाए कि कोई पढ़े ही ना। 500 पेज का ड्राफ्ट, बाद में नीति जो आई वो 60 पेज के करीब आई थी, और उसी तरह नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 550 पेज का। तो जो टीचर है, टीचर एजुकेटर है, कोई 550 पेज नहीं पढ़ते। तो ये भी एक स्ट्रैटेजी होती है कि आप क्या थोप दो और क्या क्या उसमें डाल दो कि किसी को उतनी मशक्कत करनी पड़े, वो करेंगे लोग कि नहीं करेंगे। पर अगर हम शिक्षा में काम कर रहे हैं तो हमें करना पड़े, चाहे हम हर शब्द नहीं पढ़े, हमें उसका प्रारूप, उसकी मंशा, उसके अंदर का मतलब और उसका क्या हश्र होने वाला है वो पढ़ना पड़ेगा। कहने का ये एक तात्पर्य है। और इसलिए उसके बीच में भी क्या बचा है, हमारी हम जब देखते हैं कि हम बात करते हैं कि 1968 में कि जब पहला एक शिक्षा आयोग बना था और एक कोठारी कमीशन बना था, उससे पहले भी राधा कृष्णन कमीशन बना था, जो देश का पहला शिक्षा आयोग था। वो हायर एजुकेशन पे फोकस था। पर मैं आज भी उसके कुछ अंश जो है हर 15 दिन पढ़ती हूँ, क्योंकि उससे ऊर्जा मिलती है। वो क्या कह रहा था राधा शिक्षा कृष्ण आयोग 1948, उसके शब्द आज लगते हैं कि ये एजुकेशन का मकसद था। वो ये कह रहा था कि हर टीचर को कंट्रोवर्शियल इश्यूज उठाने चाहिए अपनी क्लास में। ये शिक्षा आयोग कह रहा है, क्योंकि अगर शिक्षा का मकसद है लोकतंत्र को बचाना,
लोकतंत्र को पनपने देना, उसको नर्चर करना। और अगर वो करना है, अगर तो सबसे मकसद होना चाहिए कि हमारा एकेडमिक फ्रीडम कितना है, हम कितने फ्रीली किस इशू पे बात कर सकते हैं। तो मैं बार बार उसको हर 15 दिन, हर 3 हफ्ते एक बार पढ़ लेती हूँ, चाहे वो एक पन्ना ही हो, क्योंकि हमें ऊर्जा मिलती है कि हाँ, ये हमारे देश के बनते समय एक आजाद देश, जिसने पूरा फ्रीडम स्ट्रगल के बीच में से वो निकला है कि शिक्षा क्या करेगी, जो एक आजाद देश, जो एंटी कॉलोनियल स्ट्रगल थी, उस स्ट्रगल में होते हुए शिक्षा का क्या रूप है। और जिस देश को लोग मानते थे कि ऐसा देश है, इतना डाइवर्स है, इतने लाखों लोग मारे गए हैं धर्म के नाम पे और बंटवारे के नाम पे, मतलब वो क्या परिस्थिति थी, हम सोचें कि क्या हुआ था पार्टीशन के बाद। और उस समय के बाद भी जो इतने कॉन्फिडेंस से जो शिक्षा के तरफ देखा जा रहा था कि इसका एक जो रोल है वो डेमोक्रेसी को बचाना, पनपने देना और खड़े कर रखना, ये शिक्षा का रोल है। हर जो हम पॉलिसी तब पढ़ते हैं वो हमें यही कह रही है। अंबेडकर ने ये कहा था और गांधी ने ये कहा था कि सबको वोट मिलेगा, क्योंकि उस पहले ये भी चल रहा था उस समय बात कि कई देशों में, स्विट्जरलैंड, मेरा स्विट्जरलैंड की यूनिवर्सिटी के साथ एक अभी भी कोलैबोरेशन है, एजुकेशन फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट का। हम एक मास्टर्स का कोर्स वहाँ चलाते हैं। उनसे मैं याद कराती हूँ कि उनको 1970 में महिलाओं को वोट मिला है, इतनी देर से। वो देश जो कि दुनिया के राइट्स वाले जितनी संस्थाएं हैं ना, सब यूएन वगैरह, जितने राइट्स की संस्थाएं वो उस देश में स्थापित है, वहां पर है। और उस देश में अगर हक मिला है वोटिंग का, तो वुमेन 1970 में, हम 47 में, कितनी क्रांतिकारी बात है। पर ये याद रखें कि जब ये बात चल रही थी, जब हम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के डिबेट्स पढ़ते हैं, तो हम ये देखते हैं कि वो कह रहे थे कि तब ये भी प्रस्ताव रखा गया था कि जिनके पास जमीन है, जो पढ़े लिखे हैं, एजुकेशन किया हुआ है, उनको हम राइट दे वो वोट करने का, क्योंकि ऐसे नियम होते थे अन्य देशों में। और ये पहली बार कहा गया इन सब के बाद, रिपोर्ट्स आई, सब कुछ आया, डिबेट्स हुए। अंबेडकर ने कहा, गांधी ने कहा कि हम अनअडल्ट्रेटेड फ्रैंचाइज जो देंगे वो यूनिवर्सल फ्रैंचाइज, उसमें कोई बाधा नहीं डालेंगे। गरीब हो, अमीर हो, गांव का हो, शहर का हो, महिला हो, पुरुष हो, कुछ भी हो, कहीं से हो, जमीन हो, नहीं हो, हर व्यक्ति को वोट करने का हक है। बहुत बड़ी चीज है, हम कई बार इसको बिल्कुल उतना ध्यान नहीं देते। और आजकल देखिए कितनी उस पर बात चल रही है, एक मुद्दा बन रहा है, वो बड़ा मुद्दा बन रहा है बिहार में या अन्य देश में, कि डेमोक्रेसी के लिए, डेमोक्रेसी को अगर स्थापित रखना है तो क्यों इलेक्शंस को भी हमें ध्यान से देखना है कि क्या हो रहा है कि नहीं। उसी तरह जब ये तय हो गया कि फ्रैंचाइज हर एक के हाथ में होगा, तो नेक्स्ट क्या बात हुई, अंबेडकर ने ये कहा कि हम इक्वालिटी भी पा लें, शायद हम जो कह रहे हैं अपने कॉन्स्टिट्यूशन में वो पा लें, पर फ्रेटर्निटी, बंधुत्व कहाँ से आए। हमारे देश में हम जिस तरह से, जिस हालत में है आज, और जैसे बटे हुए, इतने इतने छोटे छोटे कुंबों में बटे हुए, एक दूसरे को जानते नहीं है, एक दूसरे के साथ जात पात है, खाना एक जगह पे खा नहीं सकते हैं, ऊंच नीच है, तुम ऊपर बैठे हो तो मैं नीचे बैठूं, महिला कहाँ ढक के आए, वो जाए कि नहीं वोट करने आके, ये सब कैसे जाएगा। तो शिक्षा, उस समय पे शिक्षा का प्रमुख रोल कि हम एक दूसरे को जान सके। वो शिक्षा कि हम अगर स्कूल में एक से पढ़ते हैं बचपन से, तो हम एक दूसरे को जाने, मतलब हमारी पॉलिसीज हमको ये कह रही है कि और मटेरियल्स है कि नहीं, पर क्लासरूम में इतने अलग अलग जगह से आए हुए, अलग अलग पृष्ठभूमि से आए बच्चे हैं, यही सामग्री है एक टीचर के लिए, कि इनके अनुभव जो है वो हमारे लिए वो डाइवर्सिटी हमारी क्लास में लाते हैं। उनसे कैसे हम शिक्षा को आगे बढ़ाते, उनके अनुभव से ही शिक्षा आगे बढ़ेगी, ये हमारी पॉलिसीज कह रही।
तो ये इसलिए हमारे ये केवल वो एक डिग्री ले लेना, एक एग्जाम पास कर लेना, वो सब नहीं है। और आज भी हमारे लिए पॉलिसी पढ़ना देखना है कि समाज पर, और आज और भी ज्यादा क्योंकि ये पॉलिसी तो संविधान को भी नकार रही है। तो ये क्या कैसे हो सकता है कि ऐसी पॉलिसी बन के आई है और हम लोग पढ़ भी रहे हैं, उसको सवाल उठा भी रहे हैं कि नहीं। तो ये मैं सामने रखना चाह रही हूँ। और जो मैंने कहा कि पॉलिसी नीति के घेरे में ये जो शब्द है एनईपी, आज ये एक एक्रोनिम नहीं है केवल कि 3 शब्द का एनईपी, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी नहीं, मैंने इसको एक हाइपरनिम की तरह देख रही हूँ। मतलब एक ऐसे 3 अक्षर है जिसके अंदर जो करना चाहते हो कर लो, जो भी चेंज लाना चाहते हो, जो करना चाहते हो, सब एनईपी लिख दो और उसके नीचे कर लो। और यही हो रहा है हर रोज हमारी यूनिवर्सिटी पे। जिस तरह से अलग अलग चीजें हो रही हैं, जो करिकुलम में से सब कुछ निकाला जा रहा है। मतलब एक सोशियोलॉजी का करिकुलम है दिल्ली यूनिवर्सिटी, जो हमारे देश की प्रमुख यूनिवर्सिटियों में से है, और उसकी सोशियोलॉजी के पढ़ाने के करिकुलम में से शब्द कास्ट हटा दीजिए, पेट्रियार्की हटा दीजिए, पितृसत्ता हटा दीजिए। ये जो रीडिंग्स है, जाने माने हमारे जो ऑथर्स हैं, जो शिक्षाविद हैं, जो हमारे स्कॉलर्स हैं, उनकी किताब हटा दीजिए। आज तक ये चल रहा है, ये जो कोर्स आया है। और हिमाचल के बोर्ड ऑफ स्टडीज में मुझे मिली प्रोफेसर जो कहती है मेरा सबसे बड़ा स्ट्रगल रहा है मेरा प्रोफेसर का कि मेरे स्टूडेंट के थीसिस के टाइटल में कास्ट है और मेरा बोर्ड कह रहा है कि वो हटा दो। तो जब नीति आई थी, मुझे याद है वो दिन, एक तो जब नीति आई तो खूब खेल हुआ था। जो नीति दी गई सर्कुलेशन में सबको, वो अलग थी। और उसको पढ़ के और जर्नलिस्ट को दी गई, योगेंद्र यादव ने पढ़ी और लोगों ने पढ़ी, और सबने योगेंद्र यादव ने भी बहुत तारीफ की कि ये तो नीति, इसमें 2 बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें ये कह रही है कि राइट टू एजुकेशन को हम एक्सटेंड कर देंगे, 3 साल से लेके 18 साल का कर देंगे, आज है 6 से 14, तो बहुत अच्छी बात है। और हाँ, ये करेंगे, ऐसे 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 चीजें कुछ थी। तो वो आई, और जब पास हुई और 2 दिन बाद जुलाई 31 को वेबसाइट पे आई, वो अलग थी। कितने लोग जानते हैं कि ये सब चल रहा है, और ये सब बहुत बड़े तरह से चल रहा है। नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क में भी यही हुआ है, पर लोग एक तरह से उदासीन है, जो पढ़ा रहे हैं वो तक नहीं इस पे ध्यान दे रहे। क्यों भाई, मैं पढ़ा रही हूँ, मुझे पता होना चाहिए क्या करिकुलम फ्रेमवर्क सामने है। नीति नहीं भी देखी तो ये तो मुझे देखना चाहिए उसमें क्या खेल खेला जाए। एक चीज आती है, उसको मई में नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2023 में आया, मई में एक डॉक्यूमेंट आया, उसके बारे में मैंने लिखा, उसको पढ़ा, जुलाई के एंड में वो बदल गया। कुछ कोई ने पेपर में आया, कहीं पता नहीं चला कि वो बदल गया। बिल्कुल जो ढांचा पढ़ाने का है स्कूल का, 10वीं और 12वीं तक के क्या सिलेबस होंगे, कितने कोर्स होंगे, कितने कंपल्सरी होंगे, सारा बदल गया। तो वो तो अच्छा हुआ कि बदल गया, क्योंकि उससे पहले जो था वो कह रहा था कि 16 पेपर कंपल्सरी होंगे 10वीं में और 16 पेपर कंपल्सरी होंगे 12वीं में। और इसके बारे में भी हमने खूब लिखा था और खूब शोर मचाया था कि क्या क्या मतलब है इसका ऐसे कहने का, पर वो बदल गया। पर नीति में जिस दिन ये पारित हुई, उसी दिन किसी जाने माने जर्नलिस्ट ने पूछा, कस्तूरी रंगन, प्रोफेसर कस्तूरी रंगन जो चेयरपर्सन थे इस कमेटी के, हमारी नजर इतनी पैनी होनी चाहिए कि हम ये भी देखें कि कौन लोग हैं उस कमेटी में। आजकल तो हमें हर कमेटी के व्यक्ति का बैकग्राउंड पता करना चाहिए, जैसे हमारा लोग पता करते हैं हमारा बैकग्राउंड, हमें उन लोगों का, मैंने किया है, अभी बताऊंगी आपको कि कर्नाटक की कमेटी का बैकग्राउंड एक एक व्यक्ति का जिसने पोजीशन पेपर लिखा है। तो कस्तूरी रंगन जाने माने स्पेस साइंटिस्ट है, शिक्षा में नहीं काम किया, करिकुलम में तो बिल्कुल नहीं किया, पर वो इस कमेटी के चेयरपर्सन है। तो उनसे एक जर्नलिस्ट पूछ रहे, पॉलिसी आई है, इसमें कास्ट शब्द है ही नहीं बिल्कुल, आप क्या सोचते हैं इसके बारे में? तो अभी तक मेरे
पटल पर वो चीज याद है, कस्तूरी रंगन देख के कहते हैं कास्ट, वेयर इज कास्ट, आई हैव नेवर सीन एनी कास्ट, आई डोंट सी एनी कास्ट। तो अगर हमारे देश की नीति के चेयरपर्सन कह रहे हैं कि कास्ट तो मैंने कभी देखी नहीं है, कास्ट क्या होता, तो वो हमें क्या संदेश मिलता है? तभी से संदेश मिलता है कि आज इस साल आके दिल्ली यूनिवर्सिटी के किसी कोर्स में से सब निकाला जाएगा। हिमाचल के एक प्रोफेसर अपने स्टूडेंट के थीसिस के टाइटल में कास्ट हो रह जाए उसके लिए संघर्ष कर रही होगी। ये तो केवल ऊपर की चीज है, अंदर से क्या होता है? तो क्यों ऐसा हो, आप ही सोचिए कि क्यों कास्ट हटा दिया। और अब जब टेक्स्ट बुक आई है 7वीं की, तो वो हमें कह रही है कि कास्ट तो बहुत फ्लेक्सिबल चीज थी, वर्ण और ये जाति बहुत फ्लेक्सिबल चीजें थी, लोग बदल भी सकते थे। ब्रिटिश के आने के बाद ये चीज ज्यादा रिजिड हो गई है, ये टेक्स्ट बुक कह रही है। तो ये चीजें हमें पढ़नी चाहिए कि नहीं पढ़नी चाहिए, और पढ़ने से ज्यादा फिर आगे क्या करना चाहिए? क्योंकि हमारी जो पीढ़ी, जो युवक है, जो युवा है, उन पे तो ये चीजें बहुत भारी पड़ रही हैं। हम लोग जानते हैं कि इसमें कुछ खेल है, तो हम उसकी बात कर सकते हैं, पर इस पे चर्चाएं हो, चाहे थोड़ा सा अंश लेके भी हम इस पे चर्चा करें और लोग समझें, जो हमारे सामने बैठे होंगे वो भी जानेंगे कि कास्ट है कि नहीं है। आज ये शब्द कहाँ सुनते हैं, हम देखते हैं कि नहीं, कास्ट के नाम पे क्या हो रहा है। उधर रोहित वेमुला इसके बाद हुआ सब, हाँ ये सब हुआ, उसने क्या लिखा, तो ये क्यों आ रहा है, क्यों आ रहा है, इसकी मंशा क्या है, क्यों पितृसत्ता शब्द नहीं आना चाहिए, क्यों जो 7वीं की किताब है उसमें ज्योग्राफी के चैप्टर में ये हमारा जो पूरा देश है ना, वो पूरा सब कॉन्टिनेंट ऐसे लिखी गई है जैसे कि 3000 साल से लेके आज तक सब कंटिन्यूसली बहुत अच्छा चल रहा है, कहीं कोई सवाल नहीं उठाए गए। वैदिक टाइम थे, बुद्धिस्ट टाइम थे, ये सब अलग अलग फिलोसफीज हैं, सब एक दूसरे से बहुत मेल खाती हैं, प्यार से सब आगे बढ़ रहे हैं। ये कहीं नहीं कहा गया कि बुद्धिज्म ने क्या सवाल उठाए थे, या बुद्धिस्ट मॉन्यूमेंट्स को कैसे तोड़ा गया था, या क्या हुआ था, है ना। तो ये कोई सवाल नहीं उठाया जाएगा। एक चैप्टर है क्लासवीं 7वीं का, मैं हैरान हो गई, एक चैप्टर, उसमें उस चैप्टर में सेक्रेड ज्योग्राफी का नाम दिया गया। सेक्रेड, हमारी पूरी धरती जो है वो सेक्रेड है, क्योंकि इसमें इतने इतने शक्तिपीठ है, इतने धाम है, इतने ये हैं, और हमारे पूरे कॉन्टिनेंट में लोग सारा टाइम घूमते थे एक जगह से दूसरी जगह, और साथ ये लिखते साथ साथ एक कहानी भी आ जाती है, वो आपको पता नहीं चलता ये हिस्ट्री है या कहानी है या मिथ है, उसमें साथ आ जाता है कि कभी शिव नाराज हो गए थे, कोई नाराज हो गए, पार्वती मतलब शक्तिपीठ बना कैसे, उसके सारे अंश, उसके अंश जहाँ जहाँ उसके शरीर के यहाँ गिरा वो सब पुण्य हो गए। तो उस एक चैप्टर में पुण्य शब्द, सेक्रेड, सोचिए कितनी बार यूज किया। एक चैप्टर है छोटा सा बच्चों के लिए, क्लास 7वीं का, 87 टाइम्स, 87 टाइम्स सेक्रेड, हर चीज सेक्रेड, सेक्रेड ज्योग्राफी, सेक्रेड ये, सेक्रेड वो, सेक्रेड ट्रीज। मतलब आप इस तरह से किसी को ब्रेन वॉश कर दो एक ही चैप्टर में, तो वो क्यों आगे कुछ क्या समझेंगे सेक्रेड से। एक बच्चे पे आप 85 बार सेक्रेड शब्द थोप दो एक ही चैप्टर में, तो क्या मतलब निकले। तो ये इस मंशा के पीछे क्या है, तो ये जो अब पिलाया जा रहा है, मतलब उसमें से क्या निकालें क्या डालें नहीं, वो पूरी एक समझ के साथ। और जो लिख रहे हैं, मतलब आप अगर नाम देखिए टेक्स्ट बुक राइटर्स की, जैसे मैंने कहा पॉलिसी राइटर्स, पॉलिसी की देखिए, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क में एक व्यक्ति भी नहीं होगा जिसने करिकुलम पे काम किया है। तो अपने आप कुछ हमारे समझ एकदम बननी चाहिए। टेक्स्ट बुक राइटर्स में से कौन कौन नाम, उसमें शंकर महादेवन भी है। शंकर महादेवन बहुत अच्छा गाते हैं, नामी हमारे सिंगर है, म्यूजिशियन है।
2 दिन पहले उन्होंने प्राइम मिनिस्टर के 75th बर्थडे पे जो गाना गाया है वो सुनना चाहिए। हैरान कर देगा आपको कि वो किस देश की बात कर रहे हैं। तो वो टेक्स्ट बुक के उसमें नाम है। वैसे सुधा मूर्ति है, कुछ करिकुलम पे काम नहीं किया है कभी। तो ऐसे ऐसे कुछ बड़े नाम भी थोप दें और खूब सारे और नाम थोप दिए जाए, तो होता क्या है कि असली में कौन लिख रहा है वहां ध्यान नहीं जाता। कोई नहीं पूछेगा, इतने बड़े नाम है सामने, तो आप कभी पूछोगे नहीं उसके बारे में कि भाई ये किसने लिखा है, कैसे लिखा है। तो ये भी स्ट्रैटेजीज होती है जो समझने की होती है। और एनसीईआरटी में ही जो हमारे कुछ जानने पहचानने के लोग, क्योंकि हम लोगों ने पहली टेक्स्ट बुक्स लिखी थी और खूब लोगों के साथ मैं एडवाइजर थी प्राइमरी टेक्स्ट बुक्स की, जो 2005 से 8 तक की हमने लिखी थी। और तो वो लोग भी परेशान कि कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है, कौन लिख देता है, कौन बदल देता है, कौन डाल देता है, किसी को पता नहीं। तो ये एक माहौल है जिसमें हमारे ये शिक्षा जो एक एक्रोनिम थी वो एक हाइपरनिम बन गई है कि आप कुछ भी करना चाहते हो, आप कोई कोर्स बदलना चाहते हो, कोई अपॉइंटमेंट करना चाहते हो। हमने ऐसे ऐसे यूनिवर्सिटी में तो ऐसी चीजें कर दी है जो हैरान कर देगी कि आप बहुत मशक्कत से कोर्स बना रहे हो, पढ़ा रहे हो, मगर उस कोर्स के 50% क्रेडिट्स स्टूडेंट्स कहीं से भी ला सकते हैं, किसी भी टीचिंग शॉप से, ऑनलाइन, कहीं से भी जाके वो क्रेडिट्स ले आए। तो फिर क्या गंभीरता रह जाएगी उस कोर्स की, क्या गुणवत्ता रह जाएगी उस कोर्स की, जब आपने ऐसा पूरी मार्केट को सौंप दिया है आपने इस शिक्षा को, कहीं से भी ले आओ। और ये सब कोविड के बीच में कैसे हुआ वो भी हमें सतर्क रह के देखना है। कोविड का इस्तेमाल कैसे किया गया। 2 साल दुनिया में कोई ऐसी जगह नहीं कि 2 साल हमारे स्कूल बंद रहे, हमारी यूनिवर्सिटीज बंद रही, 2 साल सब संस्थाएं बंद रही। जहां कोविड नहीं भी अगर फैला था वहां भी बंद रही। केवल एक कर्नाटका में जानती हूँ जहाँ एक डिवीजन, कलबुर्गी डिवीजन, बस एक डिवीजन में, वो भी क्योंकि बीजीवीएस के कई टीचर्स वहां थे, वहां पर उन्होंने स्कूल बिल्डिंग में नहीं, खुली जगह में चलाया स्कूल। टीचर्स आए, बच्चे आए और उन्होंने कहा हम कोई ऐसे टेक्स्ट बुक लेके काम नहीं कर रहे, हम सिर्फ मिलने का, पढ़ने का, साथ काम करने का काम कर रहे हैं, क्योंकि बच्चों को ऐसे छोड़ देना तो मतलब कि आगे उनके लिए बहुत प्रॉब्लम होगी। हुआ, स्कूल बंद रहे, आपको खुद मालूम है कि क्या हो गया स्कूल। हम लोगों ने कई स्टेट्स में सर्वे हुआ था कि स्कूलों की हालत क्या हो रही है, जानवर भर गए, स्कूल टूट गए, बंद हो गए। सिर्फ कुछ स्टेट्स, केरल ने मिड डे मील सबको घर पहुंचाया, जबकि मिड डे मील का मतलब है कि पका हुआ गर्म खाना मिले, पर उन्होंने राशन बंद करके थ्रू आउट कोविड में हर हफ्ते हर घर को पहुंचाया। और मिड डे मील का मुझे एक चीज और कहनी है कि जैसे हमने कहा शिक्षा का डेमोक्रेसी के साथ बहुत ही जुड़ा बुनियादी रिश्ता है, वैसे मिड डे मील जब लोगों ने बहुत केरल, तमिलनाडु, ये तो 50 सालों से ज्यादा ये कार्यक्रम चलाते हैं, इतनी अच्छी तरह चलाते, कभी चले जाओ उनके वहां स्कूल में, गांव में, देखो किस तरह का खाना कैसे बच्चे खाते। हमारे नॉर्थ में जब ये आया और सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से आया तो क्या हुआ, हल्ला मचा, अरे टीचर्स पढ़ाए या टीचर्स खाना परोसे। मतलब इतना हमने झुंझलाए हम उस पे, क्या करें, कैसे करें, क्यों है, क्यों ऐसे हमने यहाँ किया, और क्यों वहां मान के कि ये एक हक है बच्चे का, और जहां टीचर साथ खाएंगे वहां गुणवत्ता अच्छी रहेगी खाने की। वो स्टडीज हमने दिल्ली में भी की है, जहां जहां टीचर्स, हमारे अपने स्टूडेंट्स अब टीचर्स हैं, जहां जहां वो बैठ के साथ खाते हैं, परोसते हैं, वहां की गुणवत्ता अच्छी रहती है। तो ये क्यों है। और जब इस पे केस भी हुआ, कई जगह लोगों ने किया कि नहीं बच्चे आ नहीं रहे, कास्ट के नाम से नहीं आ रहे हैं, कि नहीं हम कैसे वहां बैठ के खाएं, तो तब भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि सोशल फैब्रिक, हमारी जो अगर डेमोक्रेसी का ताना बाना है, अगर इसको बनाए रखना है तो याद रखें कि कई बच्चों की जिंदगी में ये एक ही जगह है जहां वो इकट्ठे मिलके खाते। तो हमें ये हमारे लिए जरूरी है, केवल पोषण ही नहीं पर ये भी जरूरी है। तो मैं केवल अपने आप को याद दिला रही हूँ कि ये चीजें जो है, शिक्षा एक हमारे लिए जो स्थान, कितने संघर्षों का साइट है,
वो केवल एक पाठ्यक्रम या हमने क्या पढ़ा दिया या नंबर ले लिए, मार्क्स ले लिए, वो नहीं है। हम उसको कितनी गंभीरता से देख रहे हो, उस साइट में हम कितना काम कर पा रहे, उस साइट के नाम से, उस साइट के साथ, उस टीचर्स के और स्टूडेंट्स के साथ हम कितना काम कर पा रहे। मैं कुछ उदाहरण कि इस नीति के साथ क्या हुआ और फिर आगे क्या हो रहा है, इसमें एक लेना चाहती हूँ कि ये भी थोड़ा सा इस पे ध्यान नहीं गया हमारा। जब 2 साल पूरे, एक तो कोविड के अंदर काफी एक अलग चैप्टर आ गया था, पहले जो ड्राफ्ट में नहीं था, जो ऑनलाइन डेटा और इन सब चीजों पे आ गया था कि डिजिटल एजुकेशन बहुत अच्छी बात है और इसके आधार पे हम बहुत कुछ कर सकते हैं। और जो जगदीश कुमार जो यूजीसी के चेयरपर्सन है, उनका एक कमेंट है, क्योंकि एक न्यूज़पेपर में लिखना था जिसमें एक साइड मुझे लिखना था, एक साइड उनको लिखना था, तो मुझे मालूम है कि उन्होंने क्या किस तरह से पेश किया था उसको, कि जब यूनिवर्सिटी, जब स्कूल के रिजल्ट निकलते हैं तो बहुत हल्ला मचता है कि कट ऑफ हो गया, मेरे बच्चों को कैसे एडमिशन मिले, ये हो। तो हमारे प्रधानमंत्री ने कहा है कि कोई ऐसा नहीं इजाद कर सकते जहाँ कट ऑफ ना हो। तो उन्होंने कहा हमने डिजिटल यूनिवर्सिटी बनाई है, देखिए क्रांतिकारी यूनिवर्सिटी, इसमें कोई कट ऑफ नहीं है, जो चाहता है उसको एडमिशन मिल जाएगा। तो कुछ भी कह दो, कुछ भी एनईपी के नाम पे हमने डिजिटल यूनिवर्सिटी बनाई है। कब डिजिटल यूनिवर्सिटी का मतलब क्या है? तो खैर मैं ये कह रही हूँ कि इन्होंने इस तरह का एक चीज पुश किया था, एक पूरा चैप्टर पॉलिसी में पुश किया गया कि हम इसको बढ़ावा देंगे, हम असेसमेंट्स भी अब डिजिटल माध्यम से करेंगे। वो भी एक खतरनाक चीज है। वो केवल इसलिए खतरनाक नहीं है कि जैसे सीयूईटी वगैरह हो रहा है, आपको मालूम है, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, जिसमें मल्टीपल चॉइस सवालों पे, या नीट, आपको मालूम है नीट कितना बड़ा इशू बना था, बहुत बड़ा इशू बना था। हमने शायद स्टूडेंट्स की आवाज तब सुनी नहीं थी, मगर और मुझे ये एक गम है कि जब वो सुप्रीम कोर्ट में गया तो लॉयर्स ने इतना अच्छा डेटा दिया था जो हम एजुकेशनिस्ट ने भी नहीं दिया होगा, कि हो क्या रहा है नीट के नाम से, क्यों नहीं हम कर रहे। उन्होंने हरियाणा, राजस्थान, यहाँ वहां हो क्या रहा है इस एग्जाम के नाम पे, लॉयर्स ने वो डिटेल लाए थे सुप्रीम कोर्ट में कि क्या चल रहा है। तो हम भी इस फील्ड में हैं, फील्ड में क्यों हम इस तरह की चीजें, कम से कम हमारे बच्चों के साथ क्या हो रहा है, वो जब एक एग्जाम लेते हैं या जो करते हैं, हम उसका क्यों नहीं डेटा इकट्ठा करते। तो ये ऑनलाइन के नाम पे हमने तब भी कहा था कि हम, हमारे पास सबके पास फोन है, मैं बार बार कहती थी अपने दोस्तों से, बीजीवीएस के साथियों से, ये बहुत काम का औजार है। हम लोगों की टेस्टिमनीज लें, हम डॉक्यूमेंट करें क्या कह रहे हैं बच्चे, स्कूल नहीं है तो क्या हो रहा है, टीचर्स क्या कह रहे हैं कि उधर से आ रहा है कि आप ये कर लो और मतलब क्या है इसका। ये डॉक्यूमेंट्स आज भी हमारे लिए जरूरी है। दिल्ली में आज अभी पिछले महीने एक पीपल्स कॉन्क्लेव हुआ है जिसमें सारे लोग इकट्ठे आए, शिक्षा, स्वास्थ्य, ये सब के कोविड के बाद क्या क्या हुआ है और क्या जिसका आज भी असर हम देख रहे हैं, इसको डॉक्यूमेंट कैसे किया जाए, और लोग डॉक्यूमेंट कर रहे हैं। तो बहुत काम है जो हम कर सकते हैं और करना चाहिए, क्योंकि आज अगर रास्ता नहीं दिखता, कल दिखेगा। जो कल जिनके मेमोरियल के लिए हम गए थे, जगदीप चोखर जी, एडीआर संस्था है, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स, उन्होंने इलेक्शंस को लेके इतना काम किया उस संस्था ने। हम आज हैरान होते हैं कि जब कोई कैंडिडेट अपना नाम डालता है तो उसका सारा डिटेल चाहिए होता है, उसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशंस, उसका कोई रिकॉर्ड है कि नहीं, उसका कितनी संपत्ति है, ये नहीं होता था तब। उनकी संस्था ने ये मांग रखी और पूरा संघर्ष किया, अब ये है। तो ऐसी ऐसी संस्थाएं, छोटी संस्थाएं भी जब काम करते हैं जमीन पे, तो लोगों के हक के लिए, या जिस तरह से एक लोकतंत्र चलना चाहिए उसके लिए वो क्या कर रहे हैं, हमें और भी ऐसी संस्थाओं के साथ जुड़ के कैसे शिक्षा का जो महत्व है, शिक्षा का जो रोल है, उसको हम कैसे सिटीजनशिप के साथ, डेमोक्रेसी के साथ जोड़ सके। बहुत काम है। तो डॉक्यूमेंट भी करें, वो इतनी बारीकी से चीजें पढ़ते हैं, जैसे वो एक एक सारे न्यूज़पेपर्स में कहीं पर कोई केस या डेमोक्रेसी या इलेक्शंस पे आ जाए, उसकी सारी डिटेल्स उनको मालूम होती थी।
पेटिशनर्स ने क्या कहा है, केस कहाँ चल रहा है, सब कुछ मालूम होती थी। और उन्होंने लॉ कब किया था? 57 की उम्र पे लॉ ज्वाइन किया था पढ़ने के लिए। तो शिक्षा का कोई कोई उम्र नहीं है, कोई एक्सपायरी डेट नहीं है। कभी भी कोई व्यक्ति कुछ भी अपनी सक्षमता बढ़ाकर देश के लिए कितना इम्पोर्टेंट एक संस्था ने काम किया, जो आज भी हम सोचते भी नहीं है कि हाँ कभी ऐसा किसी ने किया है। ऐसे नियम ही नहीं थे कि आप इलेक्शंस लड़ोगे तो क्या क्या आपको भरना है, फॉर्म कैसे भरना है। तो ये चीजें नीट का, जैसे मैं कह रही हूँ, लॉयर्स ने किया पर हमने नहीं किया। हमारे आसपास शायद ऐसा हो रहा होगा। मैंने अभी इनसे कहा था कि पीएम श्री स्कूल हमने मैंने ही खुद, क्योंकि हमें बुलाया गया था कुछ संस्थाओं को, तो पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ने हमको इनवाइट किया था कि हम क्या क्या प्रॉब्लम्स देख रहे हैं, हम क्या रखना चाहते हैं पार्लियामेंट के सामने। तो हमने एक तो ये रखा था किस तरह स्कूल बंद हो रहे हैं, सबसे बड़ा इशू देश भर में कैसे इतने। और आप मानोगे या मानोगे नहीं कि पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट निकली जब इस साल मार्च में, फरवरी मार्च में, उन्होंने स्ट्रांगली लिखा है कि हमने जब डेटा मांगा मिनिस्ट्री से हर साल का, इस साल में कितने स्कूल बंद हुए या कितने चले, तो हमें ये कहा गया है कि डेटा नहीं है। पार्लियामेंट के पास डेटा नहीं, पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी के पास डेटा नहीं। हमने ये लिखा था, तो मैंने वहां प्रस्तुत भी किया था उनके सामने कि ये जो हम कहते हैं कि इतने स्कूल बंद हो गए, या हम कहते हैं कि पीएम श्री स्कूल क्या है? पिछले 5 सालों में अगर हम बजट देखते हैं तो जो जितना सर्व शिक्षा समग्र शिक्षा अभियान जो सरकार का मेन प्रोग्राम है स्कूल का, उसके लिए जो बजट जा रहा है सेंटर से, वो कम होता जा रहा है। सेंटर तो बहुत कम देता है, स्टेट्स ही दे रही है अगर ये चल रहा है तो, और वो कम होता जा रहा है। और वो जीडीपी का 1 पॉइंट समथिंग% है क्या, और बढ़ता किस में जा रहा है? जिसको वो एग्जेम्पलर स्कूल्स कहते हैं। एग्जेम्पलर मतलब मॉडल स्कूल की तरह की। ये आपके सामने ऐसे उदाहरण के लिए ऐसे स्कूल हो, वो क्या है? केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय, जो हमारे पहले के स्कूल हैं, सब उनके नाम बदल दिए, उनके बोर्ड पे लिख दिया पीएम श्री। और फिर अब उन्होंने कहा है कि कुछ स्टेट्स में हम चुनेंगे, तो उन्होंने ये और उसके लिए पैसा बढ़ रहा। तो अब हर पीएम श्री स्कूल को 1 करोड़ एक साल में बजट मिलेगा। जबकि तो जिन स्टेट्स ने, 3 स्टेट्स थे जिन्होंने इसको कहा कि हम, उन्होंने ये कहा कि हम अभी इन स्कूलों में नहीं जा रहे, हमको ये नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि उसके एमओयू में है कि आपको नीति अप्रूव करनी पड़ेगी और फिर आपको कुछ ये चीजें करनी पड़ेगी, और फिर हम आपके चयनित करके आपके स्टेट स्कूल्स कुछ हम पीएमसी में डाल देंगे, मगर 60% हम देंगे, 40% तो आप ही दोगे, स्टेट्स ही देते हैं। तो आपने 1 करोड़ कर दिया, तो अब स्टेट को तो ज्यादा देना ही है ना। मगर स्टेट्स ने, वेस्ट बंगाल, केरल और तमिलनाडु, तीनों ने कहा हम ये एमओयू नहीं साइन करेंगे। दिल्ली ने भी कहा था, फिर बाद में कर दिया। तो ऐसे लोगों के मरोड़ मड़ोड़ के उनकी बात, क्योंकि वो अलग कार्यक्रम है, उसमें कुछ हजार स्कूल है, 8,000 स्कूल चयनित किए गए हैं देश में, 14,000 का बजट है। मगर आप उस स्टेट को कह रहे हो कि अगर आप ये नहीं करोगे तो उसका कोई ताल्लुक नहीं है समग्र शिक्षा के फंड्स का। पूरे 1 साल इन 3 स्टेट्स को एक पैसा नहीं गया सेंटर से, जो कि सैकड़ों करोड़ है हर स्टेट के लिए, पूरे स्कूल सिस्टम के, टीचर्स की सैलरी, स्कूल का पैसा। तो क्या ताल्लुक है? कोई ताल्लुक नहीं है, कोई रिटर्न चीज नहीं है कि भाई आपको समग्र शिक्षा का पैसा क्यों नहीं मिल रहा। आपने तो पीएम श्री का एमओयू नहीं साइन किया, उन दोनों में कोई ताल्लुक नहीं है। तो ये खेल जो है, ये खेल ये भी है कि सिर्फ मॉडल कुछ चिन्हित कर लीजिए जिसमें टेस्ट लेके बच्चों को दाखिल करिए, उनमें अच्छा दिखाइए। और स्टेट्स में क्यों चुना गया? क्योंकि आप स्टेट्स को दिखाओगे कि ये इसकी अच्छी बिल्डिंग है, इसका ये है, इसका ये है, तो हम स्टेट स्कूल से भी ज्यादा अच्छा कर रहे हैं। उसी स्टेट में स्कूल चुन के उसको सीबीएसई के अंडर डाल दो, तो भाषा भी इंग्लिश मीडियम कर दो। ये अभी पुदुचेरी के साथ हुआ है। मुझे मालूम है
क्योंकि ये पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी में जाने से पहले पुदुचेरी के टीचर्स ने हमें चिट्ठी लिखी। क्या कि हमारे सारे स्कूल, पहले पुदुचेरी के कुछ स्कूल्स तमिलनाडु के टेक्स्ट बुक्स यूज करते हैं, कुछ केरल के यूज करते हैं या तेलुगु के, मतलब दो अलग स्टेट से यूज करते हैं। उनको ओवरनाइट सीबीएसई में कर दिया सारे स्कूल्स को, गवर्नमेंट स्कूल्स को। तो टीचर्स ने मुझे चिट्ठी लिख के कही है कि हमें झूठ बोलने को कहा जा रहा है, वेबसाइट पे हमें झूठ आंकड़े देने पड़ते हैं, क्योंकि हमारे जो प्लेग्राउंड है, हमारे क्लासरूम्स है, वो सीबीएसई के नॉर्म से अलग है, उनके नॉर्म्स में आते नहीं है जो सीबीएसई के मापदंड है। तो हमें झूठ कहा जाता है कि वेबसाइट पे डालो, और ये हमसे करवाया जा रहा है। हमको सबको इंग्लिश मीडियम कर दिया है। और अब पहले साल मैं वहां गई थी, उनसे मीटिंग हुई, पहले साल उनकी 10वीं एग्जाम अंग्रेजी मीडियम में हुआ। तो ये क्या चल रहा है? तो ये पीएमश्री, छोटा सा यूनियन टेरिटरी में 12 पीएमश्री स्कूल्स हैं, क्योंकि वो पूरा अब यूनियन टेरिटरी है, तो एक लेबोरेटरी है सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए। तो आपके यहाँ भी जो पीएमश्री स्कूल है, जरा देखिए कि वहाँ क्या चल रहा है, क्या कोर्स चल रहे हैं, क्योंकि वहां भी बहुत अलग तरह के वोकेशनल में जल्दी डाल दो। ये जो नई नीति है ये कह रही है बहुत जल्दी छटाई कर दो। पहले 5 साल सिर्फ FLN करते रहो, फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी। हमने कभी ऐसा नहीं किया, हमने लैंग्वेज और मैथमेटिक्स कहा है, कभी फाउंडेशनल लिटरेसी न्यूमरेसी नहीं कहा। हाँ, आप वो FLN करते रहिए। एनवायरमेंटल स्टडीज है ही नहीं, निकाल ही दिया नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क से, जो कि 30, 4, 5 क्लासेस में हमने उसकी सिलेबस बनाया टेक्स्ट बुक में, वो है ही नहीं। क्योंकि एनवायरनमेंट शब्द जो है उसकी अब जरूरत नहीं है, क्योंकि 7वीं की जैसे टेक्स्ट बुक कह रही है सारा पुण्य क्षेत्र है, सारा क्षेत्र इतना पुण्य है। और वो कह रही है टेक्स्ट बुक कि हमारे लिए तो इसको मतलब बचाना इतना आसान है, क्योंकि ये है ही पुण्य, तो इसको प्रिजर्व करना तो हमारी फिलॉसफी है, हमारी स्पिरिचुअलिटी है, सब कुछ है, ये तो पुण्य क्षेत्र। तो वो विषय निकाल दिया, और उसके मतलब अंत ही नहीं है। जिस तरह के अजीब अजीब कारण दिए जाते हैं, कारण नहीं भी है तो बना लिए जाते हैं, जैसे मैंने आपको पीएमश्री का उदाहरण दिया। तो इसमें हम कितने जागरूक हैं, हमारे आसपास क्या हो रहा है, हम जागरूक हैं कि नहीं, हम उन टीचर्स से बात कर रहे हैं कि नहीं, कि वो क्या कोर्सेज उन पर पहले थोप दिए गए सिर्फ क्योंकि उनको सीबीएसई के साथ जोड़ दिया, तो स्टेट से हटा के उनको वहां जोड़ दिया। क्या फर्क है, किस तरह के वोकेशनल एजुकेशन? अभी तक हमारी पॉलिसी कहती थी कि वो क्लास 10 के बाद ही आना चाहिए, कि मतलब आप बच्चों की छटाई ना करें, सब बच्चों को एक सा पढ़ाएं। और ये हम नहीं कहते, दुनिया के देश जो कि अच्छी गुणवत्ता की शिक्षा देने के लिए माने जाते हैं, जैसे फिनलैंड है, नॉर्वे, स्वीडन या जापान, मतलब ये इनकी पॉलिसी थी कि आप एक साथ अगर कार्यक्रम देते हैं, एक साथ मतलब एक जैसा समतुल्य पढ़ाई रखते हैं सब बच्चों के लिए, तो फिर आप 10वीं के बाद अलग अलग कुछ कराइए, अलग अलग ट्रैक दीजिए, अलग अलग। हमारे ये कह रहे तीसरी में हम प्री वोकेशनल कैपेसिटीज तैयार कर रहे हैं। ये शब्द हमने कभी अभी तक शिक्षा में सुना नहीं, प्री वोकेशनल कैपेसिटी कभी नहीं सुना, ऐसा शब्द ही नहीं। ये हमारी नीति कहती है, हमारे नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क है कि जब बच्चे जाएंगे किसी दुकानदार से बात करेंगे, बच्चे किसान से बात करेंगे, तो उनमें प्री वोकेशनल कैपेसिटी तैयार होगी। ये बताइए, हम कहते हैं, जो हम अभी तक लिखते भी आए हैं टेक्स्ट बुक्स में, कि हम किसान से, कुम्हार से, सबसे बात करेंगे, क्योंकि ये हमारे रिसोर्स पर्सन है, इनके ज्ञान से हम सीख रहे हैं। ये जरूरी है कि हम सीखें, क्योंकि सबका ज्ञान जो है वही मिलकर आगे हमारे ज्ञान को आगे ले जाता है। पर ये कह रहे हैं कि ये वोकेशन तीसरी से इनको बता दो, ये फार्मर बनेंगे तो फार्मर से बात करने से सीखेंगे। कमाल है, अब तीसरी में क्यों किसी पर बिल्ला लगा दीजिए कि वो क्या वोकेशन करेंगे। तो ये जो अलग अलग लोगों की अलग अलग हासियत, मतलब उनको हैसियत अलग बता दो, ये प्राइमरी स्कूल से ही शुरू हो रहा है। कोई अलग नहीं हो कि तुम्हारा दिमाग बहुत अच्छा है, तुम नॉलेज में जाओ और तुम स्किल्स में जाओ।
तो वो वर्क बेस्ड कोर्स कैसे बनाए और किस तरह के हमने सुझाव दिए, मगर वोकेशनल तो एक तरीका है कि छांट दो। आपको ये ध्यान हो कि जब कोठारी कमीशन बना था तो उसके मेंबर सेक्रेटरी थे जेपी नायक, और जेपी नायक ने 15 साल बाद, कमीशन होने के 15 साल बाद कुछ लिखा था कि मेरे क्या अनुभव रहे। हमें ये ध्यान रखना है कि हम जब शिक्षा नीति बनाते हैं और करिकुलम बनाते हैं तो उसके दो मकसद हो सकते हैं। उन्होंने तब लिखा था, आज भी वो सवाल है। उन्होंने कहा एक तो शिक्षा का मकसद हो सकता है कि वो छांट दे, छटाई कर दे, और उसके ग्रेड्स कैसे, ग्रेडेशन कैसे कर रहे हैं, इम्तिहान कैसे कर रहे हैं, किस तरह फेल करते हो, डिटेंशन करते हो, ये सब करते हो, वो छटाई कर दे और जो सोशल स्टेटस के आधार पे वो कुछ लोगों को आगे तक ले जाए। और दूसरा है कि वो वास्तव में डेमोक्रेटिक संस्था तैयार करने के लिए वो डेमोक्रेटिक शिक्षा का एक प्रारूप हो। और उन्होंने कहा था वो जो छटाई करने वाला है वो एक ऐसा सिस्टम है जो नॉलेज इंडस्ट्री के लिए ठीक है, क्योंकि वो जिस तरह के प्रारूप यूज करता है टेस्टिंग के, वो सब नॉलेज इंडस्ट्री, उस तरह का एक असेंबली लाइन है, उसमें किसको आगे जाने देना है। वो उन्होंने तब लिखा, ये पॉलिसी आई थी 64 में, उन्होंने 79 में लिखा था। आज भी हमारे सामने है कि हमारी पॉलिसी क्या ऐसे कर रही है, अब तो स्पष्ट है कि अब कोई इसमें सवाल ही नहीं। आरटीई को तो पूरी तरह उसकी धुलाई है, क्योंकि बहुत साफ एक शब्द इस्तेमाल किया, उसके बाद बहुत साफ है। लोगों को कहा है ऑल्टरनेटिव सिस्टम्स, ऑल्टरनेटिव पाथवेज, ओपन स्कूल, आप जो मर्जी कर लीजिए। तो विकल्प, कई विकल्प सामने हैं, और वो विकल्प सब ये है कि अधिकारों से कैसे आप उसको बाईपास कर दो। और आगे तक ये चल रहा है। आरटी कहता है हम क्यों कहता है कि हम बच्चों को डिटेन ना करें, क्यों कहता है, उसकी भी हमने ज्यादा बात नहीं किया हमारे टीचर्स के साथ। टीचर्स ने उसका विरोध किया कि नहीं फेल करना चाहिए, फेल नहीं करोगे तो बच्चे अच्छे नहीं पढ़ रहे। क्यों एक राइट टू एजुकेशन कह रहा था कि 14 साल की उम्र तक कोई सिलेक्शन वाला टेस्ट नहीं लो, कोई सेंट्रलाइज टेस्ट नहीं लो, स्कूल में असेसमेंट करो अच्छे से, लगातार, निरंतर, सतत, समग्र तरह से उसका आप मूल्यांकन करते रहो, मगर टेस्ट नहीं लो। क्योंकि हमारी शिक्षा की थ्योरीज हमें बताती है कि जितना सेंट्रलाइज्ड एक टेस्ट होता है वो किसी की लियाकत या किसी की समझ को नहीं जांचता है, वो सिर्फ आपके सोशल एडवांटेज को नापता है। आपके पास कितनी ताकत है, कि कितने रिसोर्सेज हैं, कितनी किताबें हैं, कितनी ट्यूशंस हैं, कितने कोचिंग हैं, कितने ऑनलाइन चीजों से आप वो कर सकते हो। जितना सेंट्रलाइज होगा, जितना कंपटीशन ज्यादा होगा, वो फेयर नहीं होता। तो वो उस तरह के टेस्ट होने चाहिए जब सिलेक्टिव है। जैसे आप किसी कॉलेज में दाखिला ले रहे हो, अब इतनी सीट्स नहीं है, तो हाँ सिलेक्टिव टेस्ट कर सकते हो आप उस लेवल पे। बट 14 साल की उम्र पे जब तक आपने बराबरी नहीं लाई है, और लर्निंग की बराबरी का क्या मतलब है एजुकेशन, ये मतलब है जो बाकी देश मानते हैं, जैसे फिनलैंड है कि क्या, कि 10 साल एक साथ पढ़ने के बाद आपके जो रिजल्ट्स आ रहे हैं, अगर हम आपका मूल्यांकन करते हैं, आप क्या सीख रहे हो, तो वो आपके बैकग्राउंड से कोरिलेट ना करें। आप कहाँ से आए हो, किस घर से, किस जात से, कितनी दूर से, किस भाषा से, उसके साथ कोई ताल्लुक ना रहे कि आप क्या, आपकी किस तरह से अचीवमेंट हुई है। हम क्या मानते हैं इसको, हम तो स्पष्ट देख रहे हैं हम कि क्या मतलब, हम जिस घर से आए हैं, और जितना ज्यादा कॉम्पिटिटिव टेस्ट होगा वो ही टेस्ट करता है। तो हाँ, जब कॉमन एंट्रेंस आया दिल्ली यूनिवर्सिटी में, हमने पहले दिन से उसका विरोध किया। मुझे याद है मीडिया ने इंटरव्यूज लिए, मैंने साफ कहा, उन्होंने कहा क्यों, मैंने कहा साफ, क्योंकि हम आज देख रहे हैं कि 15 साल के बाद हमारी यूनिवर्सिटी में एक डाइवर्सिटी है। जैसे जेएनयू में बहुत कमाल की एडमिशन पॉलिसी है, और वो दूर दूर से लोग आते हैं, उनको एडवांटेज देते हैं मार्क्स का जब उनका एडमिशन करते हैं। अगर आप महिला हो और बहुत दूर दराज इलाके से आए हो, डिसएडवांटेज से आए हो, तो आपको एक एडवांटेज मिलता है और अफर्मेटिव देते हैं। तो मैंने कहा हमने देखा है, हम देख रहे हैं कि कितना फर्क आए, कहाँ कहाँ से। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि एक सर्वे अभी हुआ है कि आज
यूनिवर्सिटी में फर्स्ट जनरेशन लर्नर्स कितने हैं? आपके अनुमान से कितने होंगे फर्स्ट ईयर में? अगर हम देखें या कितने होंगे जो फर्स्ट जनरेशन यूनिवर्सिटी में आएंगे? कितने होंगे आपके अनुमान से? 90% आपकी यूनिवर्सिटी में यही है। सर्वे में भी ये दिखाया जाता है कि 80, 85, 90% लोग कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज में पहली जनरेशन आ रही है। तो क्या हम उसके बारे में हम जागरूक हैं? उसको लेकर हम जिस तरह से एक पढ़ने का माहौल बनाते हैं, सिर्फ लेक्चर नहीं। मैं आपको सच बताऊं तो मैंने इतने साल जो पढ़ा है दिल्ली यूनिवर्सिटी में, मैंने ऐसा लेक्चर बहुत कम किया। एक साल में शायद 1 या 2 बार। मैं अपनी क्लास में कभी लेक्चर नहीं देती थी। तो किस तरह पढ़ते? हमारी बड़ी क्लासें भी थी, कभी ऐसा भी था कि 80-90 स्टूडेंट्स है, कभी ऐसे भी है कि 50 से कम तो कभी नहीं थे। ये फाउंडेशनल कोर्स जो पॉलिसी का पेपर है या कोई ऐसा, तो कैसे पढ़ते थे? तो वो किस तरह से हमारे एड्स करते थे, कैसे स्टूडेंट्स प्रेजेंट करते, क्या तैयारी करते, और छोटे ग्रुप के साथ हम कैसे पहले काम करते, फिर वो प्रेजेंट करते, हम साइड में बैठे होते, और हम नहीं भी आते तो वो क्लास रुकती नहीं। मुझे सबसे ज्यादा अगर रिवॉर्ड मिला है मेरी जिंदगी में कि मैं कभी लेट हो, किसी कारण, इमरजेंसी के कारण मैं देर से आई हूँ, मेरी क्लास चल रही है, मैं पीछे से आके बैठी हूँ। कितनी ऐसी क्लासें आपको मिलती है यूनिवर्सिटी में जो ऐसी हो रही है, या स्कूल में, कि क्लास चल रही है? तो ये हमारे लिए पढ़ाना लिखाने का काम होता है। तो हम कैसे, हमने देखा है कि किस तरह से स्टूडेंट्स आते हैं, कैसे हम उनके साथ तैयारी करते हैं, और क्या मतलब है एक क्लास के होने का। तो ये जब हमने कहा सीयूईटी आने से फर्क पड़ जाएगा, वो उस तरह से मेरे क्लास में जब मैं बैठती हूँ, शुरू में कभी मैं पॉलिसी और ये वो नहीं, हर व्यक्ति से, तुम्हारे यहाँ दिल्ली यूनिवर्सिटी के बीएड में पहुंचने में, मतलब उन्होंने बीएससी भी किया है, एमए भी कहीं से किया, आए हैं, आपका सबसे जो चुनौतीपूर्ण सफर रहा है वो क्या था? वहां से हम शुरू करते थे। और कोई एक लड़की झारखंड में जंगलों से होके स्कूल जाती थी, कोई राजस्थान के बच्चे जो सिर पे किताबें रख के नदी पार करते थे, वो भी हमारी क्लास में हमें मिलते, और वहीं से हम बात शुरू करते। आज वो बच्चे नहीं दिल्ली यूनिवर्सिटी में, ऐसे हमारे डिपार्टमेंट में। तो वो क्यों है? तो यही है कि जब हम ऑनलाइन कर देंगे, जब हम मल्टीपल चॉइस कर देंगे, जब हम ऐसे कम्पिटिटिव कर देंगे, तो सब कोचिंग में आएंगे। पिछले 3 साल में लड़कियां भी कम आई, क्योंकि आपको पता है कि लड़कियों के लिए भी वो कोचिंग के लिए जाना और ये करना उतना सपोर्ट नहीं मिलेगा फाइनेंशियली। कम आई है कई कोर्सेज में जहाँ ज्यादा आती थी, लड़कियां तो बहुत ज्यादा आ रही थी। तो अगर ये एक चीज करने से इतनी आप छटाई कर दोगे, और हम वार्न कर रहे हैं यूनिवर्सिटी को कि ऐसे नहीं करो, तो ये देखिए कि ये अब सब जगह ऐसा हो रहा है। 8वीं में भी टेस्ट हो रहा है, 5वीं में भी टेस्ट हो रहा है। तो हम कितनी तरह से, हमें अपना एक तरह से मूल्यांकन करना है। हम कर सके बच्चों का 8वीं का मूल्यांकन या 5वीं का, और देखें कि क्या क्या कर पा रहे हैं अलग अलग तरह से, यानी कि सिर्फ टिक 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 किया, कितना बोल पाते। मेरी दिल्ली यूनिवर्सिटी की क्लास में मुझे स्टूडेंट्स लगभग 80%, 85% मेरी क्लास के हर साल स्टूडेंट्स होते जो कहते हम पहली बार बात कर रहे हैं एक ग्रुप के साथ, पहली बार। मैंने कहा कोई बात नहीं, टांगे कांप रही है, मगर दिखाना मत कि टांगे कांप रही है, क्योंकि हमारे साथ भी ऐसे होता है। पर ये क्या मतलब है? तो क्या मतलब है कि हम किस तरह से लोगों को चयन करें, उनका, उनके मूल्यांकन में ये चीजें भी देखें कि उनको ये मौका मिला कि इतने लोगों के सामने एक गंभीर बात, अपनी बात रख सको, सिर्फ कुछ रिपीट ना कर सको, अपनी समीक्षा कर सको किस चीज के बारे में। ये भी तो शिक्षा का एक है, और ये बचपन से हम शुरू करते हैं, क्लास प्राइमरी स्कूल में ये करते हैं कि बच्चे इस तरह से इस तरह से कर सके। तो ये, इसलिए मुझे ये कहना है कि जो आपको सिर्फ एक चीज और मैं बता रही थी कि जिस तरह के कैंपेन्स हुए, 2 साल पूरे हुए इस पॉलिसी के, तो ये अमृतकाल का समय था। तो एजुकेशन मिनिस्टर ने कहा, और उन्होंने एक बहुत बड़ा वो किया, सर्वे किया, उसका नाम रखा दिशांक, और उसमें कुछ सवाल पूछे और लाखों लोगों से पूछे। ये तो तरीका एक
पॉपुलिस्ट तरीका हो गया, पॉपुलिस्ट पॉलिसी मेकिंग जो हो गई है ना कि मैसिव, हमने जी 2.5 लाख लोगों से सर, वो सवाल इतने अटपटे थे कि मतलब सवाल से ही दिख रहा था कि आप करिकुलम फ्रेमवर्क में क्या लाने वाले हो, क्योंकि उसी में पूछ रहे थे आप उसमें जैसे विच वैल्यूज शुड चिल्ड्रन इम्बाइब ड्यूरिंग स्कूल एजुकेशन, और ये ऑनलाइन था, अब तो बंद कर दिया उन्होंने वो लिंक उसका, पर हम उस टाइम सब मैंने सब कॉपी करके रखे हुए थे, वही मैंने कहा कि अब जब हम उसका जायजा लेते हैं कि तो सवाल था कि कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज सच एज फंडामेंटल ड्यूटीज towards the nation state and law abidingness, peace and coexistence, fraternity, ये एक ऑप्शन है। फिर दूसरा है values such as teamwork, commitment to personal, institutional, national integrity। तीसरा है human values such as fellow feeling, empathy, honesty। चौथा है moral values like truthfulness, non-violence, integrity। अब इन चारों चीजों में आप किसी को कह रहे हो टिक कर दीजिए एक पे, आप क्या चाहते हो। और पहला वाला घातक है, कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज सच एज फंडामेंटल ड्यूटीज, दोनों एक चीज नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज अलग है, फंडामेंटल ड्यूटीज अलग है, पर ये सरकार कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज, आप पॉलिसी को पढ़िए, जहां भी वैल्यूज की बात आई है उसको लिखा है ह्यूमन, एथिकल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज। कॉन्स्टिट्यूशन को साइड में कर दिया, फिर 25 चीजें लिखी जिसमें लिखा कि मैंने कहीं एग्जाम्पल भी दिया कि रिस्पेक्ट फॉर पब्लिक प्रॉपर्टी, क्लेनलीनेस, ये वो, उससे शुरू किया। आखिरी 4 चीजें हैं फ्रेटर्निटी, इक्वालिटी, ये वो। पहले 20 और चीजें कि बिल्डिंग्स को तोड़ना नहीं है, स्वच्छता रखनी है। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन को तो हाशिए पे कर ही दिया पॉलिसी में, अब आगे कोर्स वर्क में कर रहे हैं, फिर सिलेबस में कर रहे हैं। और ये जब इन्होंने सर्वे लिया तो इस तरह के सवाल पूछ के, और उसी तरह एनवायरमेंटल स्टडीज को हटाने के लिए एक सवाल पूछा कि हम फंडामेंटल लिटरेसी न्यूमरेसी करें, या हम हेल्थ और वेलबींग करें, या हम कम्युनिकेशन स्किल्स करें, या हम एनवायरमेंटल अवेयरनेस करें, या अब एक पे टिक कर दीजिए। और फिर एजुकेशन मिनिस्टर मैंने देखा उनको खुद बोलते हुए कि कॉन्स्टिट्यूशन के बाद ये दूसरा ऐसा दस्तावेज है जो हमारा अब करिकुलम फ्रेमवर्क आने वाला है, जो इतना पब्लिक के पार्टिसिपेशन के साथ हुआ है। ये कहा उन्होंने कि इतना पब्लिक कंसल्टेशन के बाद, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में ये सब हुआ था, अब हमने करिकुलम फ्रेमवर्क तैयार किया है इस तरह के सवालों से। तो ये एक चीज है जो हम इसके प्रति हमारे जो यंग लोग हैं, हम लोग हैं, कॉन्स्टेंटली हम इन चीजों पे ध्यान देते रहे, कॉन्स्टेंटली डिस्कस करते रहे अपने स्टूडेंट्स के साथ भी, ताकि लोग जाने कि ये सब, इससे नीतियां हमारी बन रही हैं। नीतियां नहीं, जिंदगियां बन रही हैं, जिंदगियां बिगड़ रही हैं। जिस तरह से असेसमेंट्स आज हो रहे हैं वो, और अब जो मैंने कहा कि कंप्यूटराइज्ड असेसमेंट, वो बहुत ही प्रॉब्लमैटिक है। स्कूल में भी राजस्थान के एजुकेशन मिनिस्टर से एक बार मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा हमने तो सब असेसमेंट्स पर्सनलाइज, कंप्यूटराइज कर दी। मैंने कहा आपको मालूम है कि क्या प्रॉब्लम है उसके साथ? कुछ मालूम नहीं है, पर क्योंकि बहुत अच्छा लगता है कहना कि डिजिटाइज कर दिया, पर्सनलाइज कर दिया सब। तो ये हमारी पॉलिसी ने कहा था कि हम असेसमेंट्स को डिजिटाइज कर देंगे। तो वो भी देखना है कि वो एल्गोरिदम्स कैसे बनते हैं। हम तो ये कह रहे हैं कि ऐसे कोर्सेज हमारे स्टूडेंट्स के लिए हो कि वो जाने कि एल्गोरिदम्स कैसे बनते हैं। आपको पता है कि हमारे फोन पे भी जो एक इको चेम्बर बनता है, हम एक चीज ढूंढते हैं तो वही चीजें बार बार आती हैं। तो वो दुनिया में लोग देख रहे हैं कि वो डेमोक्रेसी के लिए कितना खतरा पैदा करते हैं, इस तरह के जो एल्गोरिदम्स हैं। तो वो एल्गोरिदम्स असेसमेंट भी करते हैं, और उनसे क्या होता है कि आपने ये ऑनलाइन में ये हुआ, आपने असेसमेंट किया, आपने कुछ किया, कोई भी एग्जाम टेस्ट किया, अब वो उसके आधार पे, एक बच्ची ने मुझे कहा कि मैंने तो, एक आया था टेस्ट मैथ्स में, मैंने सब खाली छोड़ दिया। मैंने कहा क्यों? उसके बाद अब सब आसान आएगा। वो जानती है कि क्योंकि आपने खाली छोड़ दिया, जो नेक्स्ट आपको मिलेगा वो आसान मिलेगा, क्योंकि एल्गोरिथम ने मान लिया आप कुछ नहीं जानते, तो अब आपको थोड़ा आसान देगा। तो ये बच्चे समझ गए हैं पर हम नहीं समझे, और ये जो एल्गोरिथम्स बनाते हैं उनके साथ हमने काम किया है, क्योंकि एक
बहुत नीति आयोग से बहुत सपोर्ट मिल रहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डिजिटाइजेशन। तो कई कंप्यूटर के लोगों का एक वर्कशॉप था, उन्होंने मुझे बुलाया था। वो एजुकेशन का ई नहीं जानते थे, पर वो सब कह रहे थे हमने एजुकेशन को डेमोक्रेटाइज कर दिया। क्यों? क्योंकि हमने ऐसे ऑनलाइन एजुकेशन बना दी, कोई भी गरीब कोई भी उस पर करके टीचर हो ना हो आपने एजुकेशन कर दिया। तो उनके साथ बैठकर मुझे उनके साथ काम करना पड़ा और ये बताना पड़ा कि यहाँ ही नहीं, अमेरिका में भी जो एल्गोरिथम्स बनाते हैं इन चीजों का ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि वो अक्सर हमने लिखा भी है इसके बारे में कि वो अक्सर उनकी अपनी समझ क्या राइट है क्या रॉन्ग है, या उनकी अपनी समझ इतनी वाइट वेस्टर्न पर्सपेक्टिव से बनी है कि वो जिस चीज को देखते हैं और जिसको राइट मानते हैं वही तो ट्रेन करते हैं एल्गोरिथम को, है ना, उन्हीं से ट्रेन होता है एल्गोरिथम। तो ये एल्गोरिथम्स भी कैसे ट्रेन होते हैं अमेरिका में अब उनको पता चला, क्योंकि कई बार वो फेशियल रिकग्निशन कर रहे हैं और एक ब्लैक महिला आती है, वो उसको पहचानता ही नहीं है इस मशीन, तो वो कहती है कि ऐसा क्यों है कि मुझे कभी पहचानता नहीं, ये मशीन मुझे पहचानती नहीं। और उसने रिसर्च की और एक इंडियन भी है उसके साथ, इंडियन ओरिजिन की, उन दोनों ने एल्गोरिथम्स पे काम किया, बहुत अच्छी फिल्म भी बनाई, एक शॉर्ट फिल्म उसके बारे में कि ये एल्गोरिथम्स कैसे ट्रेन हुए, कि क्यों नहीं पहचानते, क्योंकि इनको ये डेटा नहीं दिया गया, इनको डेटा ही ज्यादा व्हाइट मेल अमेरिकन का दिया गया, तो वो वही पहचान रहा है। तो ये तो एल्गोरिथमिक बायस अब एक बड़ा एरिया है काम जिसपे लोग कर रहे हैं, पर उसको ध्यान रखना है। तो टीचर्स ने फेशियल रिकग्निशन के अगेंस्ट प्रोटेस्ट किया कि नहीं, हमारी प्राइवेसी जाएगी, ये जाएगा, जरूरी है। तो ये बायोमेट्रिक्स, ये सब चीजें भी हमारे शिक्षा का एक भाग बने। अगर नहीं है स्कूल में तो हम इसके बारे में अलग सेशंस रखें, कोर्सेज रखें, यंग लोगों के साथ बात करें। यंग लोग बहुत यूज कर रहे हैं इन चीजों को, पर कॉशियस नहीं है कि प्राइवेसी का मतलब क्या है, कितना डेटा आप किसको सबको दे रहे हो। तो ये भी एक चीजें हैं जो हमें एनईपी के बाद से भी पता चला है कि हमें ध्यान रखना है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा हमारे सिस्टम में आ रहा है और हम इसके बारे में सतर्क न रहे तो प्रॉब्लम है हमारे लिए। मैं इसको अभी यहाँ खत्म करती हूँ, क्योंकि इस पे और चर्चा हो और इस पे और बातचीत हो। पर ये 5 साल का जो सफर है आज हमको दिखा रहा है, जैसे मैंने कहा यूनिवर्सिटी में तो हम देख रहे हैं हर रोज एक ऐसी चीज आ रही है, हर रोज जिस तरह से नियम बदला जा रहा है, कोर्स बदले जा रहे हैं, कि वो एक असॉल्ट है हमारे सिस्टम पे। जिस तरह बहुत मुश्किल से कुछ सिस्टम्स एजुकेशन के बने थे, हमारी यूनिवर्सिटी के वास्तव में बहुत पिछले 10-15 साल में बहुत चेंज आया है, बहुत समता आई है, बहुत जिस तरह से लोग आए हैं वो अब अभी दिख रहा है कि उस पर बहुत वार होगा। थैंक यू।